बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम टूरिज़्म पर बात करेंगे। एज़ यू ऑल नो, प्राइम मिनिस्टर साहब की हमेशा से प्रायोरिटीज़ रही हैं टूरिज़्म को बूस्ट करना, और जो कुछ भी इस मैदान में कर सकते हैं उसकी बात वो करते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि इससे पहले कुमराट वैली पर भी उन्होंने खुद कैंपेन की और उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने नंदना किले का जो है वो विजिट किया, और ईरानी स्कॉलर एज यू ऑल नो अल-बिरूनी, उन्होंने इस मुकाम पर दुनिया का जो रेडियस है उसको कैलकुलेट किया, जो आज के जो नंबर्स हैं, आज के जो फिगर्स हैं उसके बहुत करीब है। लाइक इट्स 81 किलोमीटर अवे। और ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, स्पेशली जो टूरिस्ट हैं उनके लिए। और इसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। हेरिटेज ट्रेल का कल इफ्तिताह हो चुका है इसके ऊपर। इससे ये वाज़े होता है कि सयाहत का जो फ़रोग है वो हुकूमत की मुआशी पॉलिसी का एक अहम जुज़ है, अहम हिस्सा है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि टिला जोगियां और सॉल्ट रेंज नेशनल पार्क्स की जो कौमी अहमियत है वो कितनी है, साथ ही साथ वेदर और क्लाइमेट चेंजेस जो हैं उसके पेश नज़र माहौल को बेहतर बनाना किस कदर इम्पोर्टेंस रखता है। फिर सबसे अहम बात ये कि जो सयाहती मकामात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ और फिर उनकी तामीर नौ जो है वो हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में शामिल है। हुकूमत की प्लानिंग्स क्या हैं, स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, अहदाफ क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो इस हवाले से मेरा आज का पैनल जो है वो अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राजा यासिर हुमायूं साहब। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आप मिनिस्टर हैं हायर एजुकेशन एंड IIT पंजाब, और इससे पहले फॉर्मर मिनिस्टर टूरिज्म भी रह चुके हैं। और हमारे साथ ही तशरीफ़ रखते हैं कामरान लाशारी साहब, चेयरमैन वॉल सिटी लाहौर। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। खालिद फारूकी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। राजा साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। एज वी ऑल नो कि आपने इसमें बहुत काम किया है, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ में ये शामिल है टूरिज़्म को बूस्ट करना। पाकिस्तान जो है इस हवाले से कितना रिच है, टूरिज़्म के हवाले से कितनी अट्रैक्शन है एक टूरिस्ट के लिए पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ख्याल है कि जितनी ज़्यादा कहें उतनी कम है। कि इट्स अनबिलीवेबल कि इतने छोटे से ट्रैक्ट में, जो कि अगर पूरी दुनिया के मुकाबले में देखा जाए जी जी। कि सबसे ऊंचे माउंटेन से लेके गहरे समुंदर, आपके रिवर वैलीज, कल्चरल हेरिटेज, हिस्ट्री, किसी किस्म की कमी नहीं है, नेचुरल ब्यूटी। और सिर्फ आपको नॉर्दर्न एरियाज ही जो हैं वो भी आपके स्विट्ज़रलैंड से बड़े हैं एरिया वाइज। तो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल में इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि उस पोटेंशियल का इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि आप उस पोटेंशियल को ज़ाया भी कर सकते हैं मिस यूज़ करके। बिल्कुल सही। बेसिकली आपने अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना होता है कि आपके पास एक एसेट है, उस एसेट को सबसे ज़्यादा कीमत पे कैसे बेचना है। सही। अगर आप उसको सस्ता बेच देंगे तो अपने मुल्क का नुकसान कर देंगे। आपने बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का बेड़ा गर्क हम कर चुके हैं, क्योंकि हमने उनको प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं किया, फिर मार्केट भी नहीं किया, और बेसिकली वो सस्ते बिक गए, अगर मैं इकोनॉमिक्स की टर्म में यूज़ करूँ। बिल्कुल सही। जैसे फॉर एग्जांपल एक पैट्रियाटा एक जगह है, अब वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत इलाका था। पंजाब में बहुत कम हिली एरियाज हैं, मरी के अलावा एक ऑप्शन थी, लेकिन जिस लेवल पे उसकी डेवलपमेंट हुई शायद उसको बहुत बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था, लेकिन वो उसका कोई इकोनॉमिक जो आउटपुट है वो नहीं आ रहा। अच्छा। तो हमारी गवर्नमेंट पहले तो अपना फोकस पहले दिन से ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम जो टूरिज्म के मिनिस्टर्स थे उनको ये कहा कि हमने टूरिज्म को बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना है विद मैक्सिमम प्रॉफिट्स, ताकि उस पैसे को फिर हम मुल्क की बेहतरी के लिए यूज कर सकें। सही सही। अगर कुमराट वैली है तो वहाँ पे हम लोगों का फुटप्रिंट बढ़ा देंगे, और जो उसके एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे, और बाकी डेवलपमेंट जो है वो इस तरीके से नहीं होगी, तो वो इलाका तबाह हो जाएगा, जैसे मरी का हाल हो चुका है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि बड़ी एहतियात से हम आगे बढ़ें, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब के बिल्कुल ज़हन में भी है, और उन्होंने इसी डायरेक्शन में ही इसको आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं कि बड़ी ये प्लानिंग से और बेहतर तरीके से आगे चले। बिल्कुल सही। कामरान साहब, आपका चूंकि एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा है और उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, हम सब उसको अप्रिशिएट करते हैं, आम आवाम जो है वो भी उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आपकी नज़र में सर कितना पोटेंशियल है? और जैसा कि यासिर साहब ने एक बात की कि हम मिसयूज़ कर जाते हैं समटाइम उसको ना। सर, मिसयूज़ तो हम उस वक्त करें जब हमारे पास कुछ हो, लाइक जैसे इन्होंने पत्रियाटा की बात की, वहाँ पर तो हमारे पास होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो दरियाफ्त भी हो चुकी हैं, जहाँ पर लोग जाते भी हैं, लेकिन वहाँ पर वो सहूलतें नहीं हैं जो अप टू द मार्क जो होनी चाहिए।
تو پھر مس یوز کا تو اس وقت ہوگا نا جب ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں گی. تو سر ان چیزوں کی جو کمی ہے یہ اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پوٹینشل یاسر صاحب نے بھی کہا وہ ہم سب جانتے ہیں. سو میرا خیال ہے اس پہ زیادہ وقت نہیں دیتے. یہ دنیا کے اگر میں کہوں بڑے انڈیپینڈنٹلی فیئرلی اور نیوٹرلی بھی بات کروں تو پاکستان should be the first, if not five, first 7-8 countries of the world in its potential as far as tourism is concerned. بہت ہی اس کی ہائی ریٹنگ ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمیں وہ تمیز و تہذیب کے ساتھ ٹورزم کو آگے لے جانا ہے. اگر ترتیب طریقہ اسلوب نہیں اپنائیں گے تو وہی جگہیں خراب بھی ہو سکتی ہیں. یہی بات یاسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں. سو آپ پوچھ رہی ہیں کہ کوئی بھی جگہ کی مثال لے لیجئے اور اس کے میں سب سے زیادہ آئی تھنک مری آپ لے لیجئے. وہ آج کل ایک راجہ بازار بن چکا ہے. کنکریٹ کا جنگل. کبھی اس میں جانا جو تھا اٹ واز اے جوائے ان 1960s and 70s ٹو واک آن دا مال روڈ. تو آج وہ ایک بہت ہی ہائیلی کمرشل سی تو کس جگہ کو کس حد تک کمرشل کرنا ہے نہیں کرنا ہے, اس کے ایستھیٹکس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کی فارم اور شیپ کو, اس کی ہائٹس کو, اس کی رنگ رنگت کو. ادھر ہوتا یہ اب سیف الملوک جھیل جو ہے وہ پاکستان کی خوبصورت ترین جھیلوں میں سے. بالکل ایسے میں کوئی 3-4 سال قبل دیکھنے گیا تو آئی واز ہاریفائڈ کہ اس جھیل کے ارد گرد ایک پورا کھوکھستان ڈیولپ ہو چکا ہے. گاڑیاں ڈیپیں آگے پیچھے یوں ہو رہی ہیں اور بے ہنگم سے کھوکھے جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں. تو یہ ایک اتنی خوبصورت جھیل کے پاس یہ کچھ سو وہ جب تک ہم ساتھ کنٹرولز نہیں لائیں گے, چیکس نہیں لائیں گے اور ایس او پیز نہیں بنائیں گے تو کتنی بھی خوبصورت جگہ ہو اصل انسان اس کو خوبصورت یا بدصورت بناتے ہیں. تو سو وہ بڑا ضروری ہے اور وہ چیکس اینڈ بیلنسز کریٹ کرنا. اس پہ حکومت نے اب کچھ لاز بنائے ہیں. آئی نو سرٹن تھنگز آر ہیپننگ بٹ لا انفورسمنٹ از ناٹ اے ویری اسٹرانگ تھنگ ان پاکستان. تو لیکن اب خوش آئند بات تو یہ ہے نا, دیکھیے کہ 30-40 سال کے ایک بہت لل پیریڈ سے جب ٹیررزم تھا ملک میں اور ہر چیز پہ خوف اور ایک مشکل طاری تھی. یہ بڑے عرصے بعد ملک کھلا ہے, محفوظ ہوا ہے اور پرائم منسٹر جو ہے اس کو ایک فلیگ شپ لے کر ٹورزم کو آگے چل رہے ہیں. تو اس سے اب میں دیکھتا ہوں میرے اپنے کولیگز جو ہیں ڈی سی کمشنر وغیرہ ہر کوئی اس میں بہت انٹرسٹ لے رہا ہے. منسٹر صاحبان, سیکرٹری tourism وغیرہ. So they all are taking lot of interest. So I think things inshallah are on the improvement. But we have to do it very carefully. بالکل صحیح. خالد صاحب آپ کو بہت ایکسپیرینس ہے, جو پریویس گورنمنٹس بھی گزری ہیں, یہ ایک بہت اچھی اپرچونیٹیز تھی جو انہوں نے اویل نہیں کی بلکہ ویسٹ کیا اس کو. تو موجودہ گورنمنٹ کی سیریسنس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ٹورڈز ٹورزم؟ دیکھیے سیریسنس تو بہت ہے. جب پرائم منسٹر کے لیول سے اس طرح کے انیشیٹو لیے جائیں تو ہمیں اس کو ویلکم کہنا چاہیے. بالکل صحیح. لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا مائنڈ کلیئر ہے؟ کلیئرٹی آف مائنڈ کی ضرورت ہے بیسیکلی. کوئی پالیسی بنانے سے پہلے جب تک آپ کلیئر نہیں ہوں گے کہ آپ اپنے ٹورزم کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, آپ پابندیوں میں جکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں, آپ کس کے لیے ٹورزم کرنا چاہتے ہیں, آپ لوکلز کے لیے کرنا چاہتے ہیں, آپ جو فارنر ہیں ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا ان کے لیے سیکیورٹی کا سسٹم جو ہے وہ پراپر دے سکتے ہیں, آپ ان کے لیے فیسلٹیز جو بیسک ہوتی ہیں کیا آپ انفراسٹرکچر بنانے میں انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. دیکھیے خیالات کا اظہار کرنا بڑی اچھی بات ہے, لیکن خیالات جو ہے عملی جامہ اگر نہیں اس کو ہم پہنائیں گے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اس کو ہم ایک پہلے پروگرام یہاں بیٹھے ہوئے تھے تب بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جب تک آپ اس پہ پوری قوم کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے اور جب تک آپ جرات مندانہ اقدامات نہیں اٹھائیں گے. دیکھیے میں آپ کو یہ بات بڑی کلیئر بتا دوں, آپ کمپٹیشن کے دور میں ہماری تمام اتحادی پارٹیز نے یہاں پر مل کر پاکستان تحریک انصاف اور جو دوسری اتحادی پارٹیز ہیں ان کے کمبائنڈ جو کینڈیڈیٹس ہیں پورے پاکستان میں سینٹ کی الیکشنز میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور میں شکر گزار ہوں اپنی قیادت کا اور اپنی تمام اتحادی پارٹیز کی قیادت کا جنہوں نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر اس الائنس کی کامیابی کے لیے اپنے آپ میں اتحاد کا اظہار کیا ہے.
3 मार्च इंशाल्लाह एक तारीखी दिन होगा जिसमें हमें उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर पाकिस्तान की सेनेट में इंशाल्लाह ताला मेजॉरिटी हासिल करेंगे। हम चाहते हैं कि ये सारा जमहूरी अमल पाकिस्तान की ऐवान बाला की जो इंतखाब है उसमें एक अच्छे अंदाज में हो, ताकि पाकिस्तान के लोग इस सारे अमल पे फ़ख्र कर सकें। हम चाहते हैं कि इसमें गन नहीं उछाला जाए, हम चाहते हैं कि ये एक महज़ब तरीके से हो, हम चाहते हैं इसमें ख़रीद व फ़रोख्त ना हो, इसमें गाली गलोच ना हो, और लोग अपना जो जमहूरी हक है, हमारी जो इलेक्टोरल कॉलेज है जिसमें नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं, उनके मेंबर अपनी अपनी पार्टी और अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनके लोगों की जो उमंगें हैं उनको पूरा करें। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की उम्मीदें हैं वो पूरी करें। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत में जो इस हुकूमत ने इस्तेहकाम दिया है उसके फ़ायदे आम लोगों तक पहुँचें, और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क हो जिसकी लीडरशिप और जिसके काबीना और जिसके चुने हुए लोग अपनी काबिलियत, अपनी अहलियत और अपनी ईमानदारी की वजह से पूरी दुनिया में एक नाम पैदा करें। मैं चाहूँगा कि हमारे जो दूसरे कॉलीग्स हैं उनमें से जो भी कुछ कहना चाहें तो वो कहें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंतहाई खुशी की बात है कि ज़ुबैदा जलाल साहबा के घर पर वफाकी हुकूमत के तमाम एलाइज इकट्ठा है। काफ लीग हो, बाप हो, JDA हो या MKM पाकिस्तान हो। यस, MKM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कोलिशन पार्टनर है, और इसी कोलिशन पार्टनर होने के साथ साथ अलग सोच, अलग नज़रिया, अलग मंशूर भी है। और इसी हवाले से फिर आप सबको पता है कि 22 अगस्त 2016 के बाद एक बिखरी हुई डिफरेंट MKM है जो बाहमी मशावरत के साथ और पाकिस्तान में अपनी क़यादत की मौजूदगी में अपना फैसला करती है। और उसी हवाले से अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी एक डेलीगेशन 2 दिन पहले MKM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद तशरीफ़ लाया, उनके साथ एक अच्छी गपशप भी रही और बाअखलाक़ी का मुज़ाहरा करते हुए उनके आदाद में बेहतरीन खाने का एहतमाम भी किया गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फ़ैसला MKM पाकिस्तान बाहमी मशावरत और पाकिस्तान में मौजूद क़यादत के साथ करती है, और सबका फ़ैसला क्या था कि वफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़े रहना। फ़ैसला क्या था? 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया। नंबर 1 कि मुल्क में हर सूरत में जमहूरी रवायत को कायम दायम रखा जाए। नंबर 2 पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी। यस, पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी के लिए हम सब साथ खड़े हैं। नंबर 3 ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। इन 3 चीज़ों को देखते हुए फैसला किया गया कि यस, MKM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। और मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी हफीज़ शेख साहब के सरबराही में असद उमर साहब और तमाम लोग तशरीफ़ लाए, और MKM ने क्या बात की? MKM ने किसी भी मौके पे कोई वज़ीर, कोई मुशीर या गवर्नरशिप की बात नहीं की, बल्कि हमने इनके सामने क्या रखा? शहरी सिंध का मुकदमा रखा। हमने इनके सामने क्या रखा? अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात की। हमने क्या कहा कि पिछले 13 साल से सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट, नाहल और तासुब-परस्त हुकूमत है, इसने न सिर्फ शहरी सिंध बल्कि पूरे सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया है। 13 साल में कराची के लिए 13 गैलन पानी नहीं दिया गया। 13 साल में कराची के लिए 13 बसें नहीं दी गई। हमने क्या रखा कि डेवलपमेंट पैकेज होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये इससे शहर तरक्की करेगा, इससे सूबा सिंध तरक्की करेगा, इससे मुल्क तरक्की करेगा। इस तमाम चीज़ों के लिए बाहमी मुत्तहिद है, और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि कराची डेवलपमेंट पैकेज, यस, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तेज़ी से काम जारी व सारी है। और आप, मेरा ख्याल है तमाम कोलिशन पार्टनर मौजूद है। हफीज़ शेख साहब यकीनन वन ऑफ द मेन आर्किटेक्चर ऑफ दो डेवलपमेंट पैकेज। मैं समझता हूँ कि वाज़ा दो टोक मौक़िफ़ पे सिंध हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि किस तरक्याती कामों पर, कराची के तरक्याती कामों पर किसी किस्म की रुकनंदाज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यस, वी आर वेरी मच सीरियस कि कराची अर्बन डेवलपमेंट पैकेज हो, ताकि शहर तरक्की करे तो मुल्क तरक्की करे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत पिछले कई दिनों से
مختلف اراکین اسمبلی کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اسی طرح سے جسے کہتے ہیں کہ پیسے کا منہ کھولا جا رہا ہے. لیکن الحمدللہ آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو ایم کے 21 کے 21 صوبائی اسمبلی متحد ہے، منظم ہے، اور اپنی لیڈرشپ کے ہدایت کے مطابق سندھ میں بھی ایم پاکستان اور پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے کولیجن موجود ہے. ہم آپس میں مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی نصیب ہوگی. اسی طریقے سے آج میں حفیظ شیخ صاحب کو ایڈوانس مبارکباد دیتا ہوں کہ آل کولیجن پارٹنر متحد ہے، منظم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 3 مارچ کا کامیابی وفاقی حکومت کی ہوگی، کولیجن پارٹنر کی ہوگی، پی ٹی آئی کی ہوگی، ایم کی ہوگی، جی ڈی اے کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ. باپ کی بھی ہوگی، قاف لیگ کی بھی ہوگی. باپ کو اکثر سارے بھول جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ تو پھر دور ہو جائے گا. چلے اس طرف آ جائے گا. الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ جی ڈی اے الائنس میں ہے اور حکومت بننے سے لے کے ہر اس فیصلے میں کہ جس کے لیے یقیناً کیونکہ ایک کنٹینیوٹی آف دا پروسیس بہت ضروری ہے، اس لیے ہم آج بھی سینٹ الیکشن جو کہ ایک بہت اہمیت رکھتا ہے، اپر ہاؤس بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ کوئی بھی لیجسلیشن، کوئی بھی آپ کی پالیسی تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک نیشنل اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی اپروو نہ ہو. تو اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ بات تو کرتے ہیں کہ آرڈیننس کیوں آ رہے ہیں. یقیناً جب آپ اگر نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے لیجسلیشن نہیں ہو سکیں گی، پالیسیز نہیں وہ ہو سکیں گی، تو اور کیا طریقہ ہوگا. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں جو کہ کانسٹیٹیوشن میں طریقہ کار بتایا گیا ہے پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کا، اس کے اوپر جس طرح ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں ہوا، جس کے لیے بڑا ان کی اسپیکر نے بڑا اہم رول ادا کیا، لیکن ایک اپنی نمائندگی کے تحت وہاں پہ جس طرح سینیٹرز الیکٹو کرائے، کاش اسی طرح ہم ہر صوبے میں دیکھیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، جو سینیٹ کا ہے مقصد ہے کہ ایک پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن وہ ہونی چاہیے، چاہے سندھ اسمبلی ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے کے پی کے ہو. اگر ہم نے کرپشن کے لیے راستے بند کرنے ہیں تو اس کے لیے جو سینٹ الیکشن کا طریقہ کانسٹیٹیوشن کا تھا کہ ایک پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن وہ ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ یہاں باتیں جو بھی کوئی کیے جائے، لیکن اور کنٹینیوٹی آف دا پالیسی کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو بھی گورنمنٹ آئے اس گورنمنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی پالیسیز نیشنل اسمبلی ہو اور سینیٹ ہو کہ اس سے لے کے چلے. تو میں بہت آج یہاں پہ ساری الائڈ پارٹیز کی میٹنگ ہوئی، سب نے اس چیز پہ اتفاق کیا کہ ہم اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، تو نہ صرف اس میں کہ صرف کیبنٹ میں ہو بلکہ ہر ان کے فیصلے کے ساتھ جس کے لیے سینیٹ کی الیکشن سے اور جو بھی ان کی پالیسی کو کنٹینیوٹی کرنے کا ہم ان کے ساتھ ہیں. تو میں آپ کو مبارکباد بھی دیتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ کامیابی ہوگی. بار بار بات آ رہی ہے، میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں، یہ جو ووٹ کی بات ہو رہی ہے پروپورشنیٹ، اور یہ تو اس کا مطلب مسٹر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک یا دو کیس میں آپ سارے ممبرز کو یا اس پورے نظام کو کرپشن کے سائے کے نیچے لے کر آئیں، یہ جسٹس نہیں ہے. کہیں ہر جگہ پہ یہ کوتاہیاں کمیاں ہوتی ہیں، تو آپ اس سارے محکمے یا سارے سسٹم کو تو خراب نہیں کہتے، مگر یہاں پہ ایک عجیب فیصلہ ہے کہ جی اگر کہیں پہ ایک دو کیس ہے، سارے کا سارا جو سسٹم ہے وہ خراب ہے. مینز 22 کروڑ عوام کے جو نمائندے ہیں وہ چور ہیں. یہ غلط فیصلہ ہے. جی آئی ڈونٹ اگری ٹو دیٹ. تھینک یو. جی شیخ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح شیخ حفیظ صاحب نے فرمایا ہے، آج تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں، ان کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں میرے خیال میں سب کے جذبات آپ کے سامنے ہیں. تمام کے تمام شیخ حفیظ صاحب کے ساتھ ہیں اور دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اور انشاءاللہ 3 تاریخ کا انتظار ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا.
बाकी को बात अगर आपने पूछनी है तो शेख साहब ठहरे हुए हैं, जरूर पूछें। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अपोजिशन ये कह रही है कि अगर डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब इन केस हार गए तो वो उसी वक्त बैग उठाएंगे और मुल्क से बाहर चलेंगे। जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़ानदान 70 साल से पाकिस्तान में सियासत में भी है और पब्लिक सर्विस में भी है। जब सिंध में पहले इलेक्शन हुए 1937 में, तो उसमें जो प्रीमियर यानी जो चीफ मिनिस्टर बना वो मेरा नाना शहीद अल्लाह बख्श सुमरो था। और जब तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई तो मेरा दादा खान साहब अब्दुल हकीम शेख, मीर जाफ़र ख़ान जमाली वगैरह के साथ मिलकर उन्होंने अपर सिंध में कायद आज़म का हाथ जो है थामा और उनके पीछे चले और वहाँ पे मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज़ किया। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो निकले तो मेरे वालिद साहब अब्दुल नबी शेख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे सिंध के। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बार सेनेट में कामयाबी दी है पहले। तो मैं ये समझता हूँ कि 3 मार्च को भी अल्लाह ताला चाहेगा तो कामयाबी नसीब होगी। और जहाँ तक ये बात कि जमहूरी अमल बहुत अहम है और जब भी हम में से किसी को मौका मिलता है तो पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आगे आगे होते हैं। और इंशाअल्लाह ताला कुछ लोगों को अल्लाह ने सलाहियत दी है, उनको तालीम दी है, उन्होंने मेहनत की है और उसकी वजह से उनकी दुनिया में जो सर्विसेज हैं उसकी डिमांड है। तो अगर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हूँ, तो ये मेरे ख़ानदान, मेरे दोस्तों के लिए एक फ़ख्र की बात है। और इसी तरह से अगर कोई और अपनी मेहनत करके ऐसी जगह पहुँचे जो पाकिस्तानी हो तो मैं भी उस पर फ़ख्र करूँगा। फिर अगर वर्ल्ड बैंक में मैंने जाके जॉब की और 20-22 ममालिक को एडवाइस किया तो ये भी मेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक मेहरबानी है। और अगर वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन में है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं कि आप वर्ल्ड बैंक के अंदर हैं लेकिन उसका दफ्तर वाशिंगटन में है। अगर उसका दफ्तर लाहौर में हो तो वो भी अच्छी बात है, तो हम लाहौर में भी वर्ल्ड बैंक के अंदर काम कर सकते हैं। अब हमें इन नकली चीज़ों में नहीं जाना चाहिए कि कोई आदमी ज़्यादा काबिल है और उसकी दुनिया में मांग है तो हम कहें कि जी आपकी दुनिया में मांग क्यों है। तो जब भी यहाँ पे मुझे दावत मिली है कि आके पाकिस्तान के अंदर खिदमत करूँ तो मैं हमेशा हाजिर रहा हूँ। और अब भी आप देख रहे हैं कि हमारी जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं वो सब मिल के इकट्ठे हुई हैं। क्यों कि ये जो मार्का है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए है और अच्छे लोग तमाम पार्टी से मिलकर चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिमत है उसको दुरुस्त किया जाए और हम सब एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। इसीलिए MQM है या GDA है या बलूचिस्तान अवामी पार्टी है या PMLQ है, हम सब इंशाअल्लाह ताला एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और मेरे ख्याल में जो बुनियादी चैलेंज है इस वक्त वो ये है कि पाकिस्तान के लोग क्या चाह रहे हैं। पाकिस्तान के लोग चाह रहे हैं कि उनकी क़यादत ईमानदार हो। पाकिस्तान के लोग चाह रहे हैं कि उनकी क़यादत अपने बच्चों के लिए फ़कत न हो। पाकिस्तान के लोग चाह रहे हैं कि उनकी क़यादत धंधे करने के लिए नहीं हो। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि उनकी क़यादत का महवर पाकिस्तान के लोग हों, आम लोग हों। और यही इस गवर्नमेंट को मुनफरिद बनाता है माजी की हुकूमतों से। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी, नीयत नेक है और अल्लाह ताला की मदद होगी तो पाकिस्तान के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो इंशाअल्लाह मिलकर हम सब लोग इत्तेहादी पूरी करेंगे। जी अब नहीं मेरे ख्याल में अभी ख़त्म कर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन शफाफ अंदाज में हो। कोशिश है कि सेनेट इंतखाबात में ख़रीदो फ़रोख्त ना हो। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों के
ताउन का खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि 3 मार्च तारीखी दिन होगा, तहरीक इंसाफ अक्सरियत हासिल करेगी, अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। उसके 2-3 रीज़न बन गई। एक तो एक मखसूस सोच जो है उसने हमें बंद कर लिया, और वो मखसूस सोच ये नहीं है कि वो मतलब कहीं बाहर से आई, यहीं पैदा हुई और उसने बढ़ावा ले लिया और वो फिर छा गई। अब सोसाइटी का डर, और ये जो एनओसी की बात कर रहे हैं लाशारी साहब, बिल्कुल ठीक बात है कि वो तो महकमाना तौर पे डिपार्टमेंटल चीज़ें हैं, हमें सोसाइटी से एनओसी लेना पड़ता है। सही। अब हम इतने ज्यादा मजबूर हो गए हैं कि सोसाइटी के कुछ बालातर तबके, बालादस्त तबके जो हैं, हम उनके सामने सरेंडर कर जाते हैं। बिल्कुल सही। हमें उनका डर और खौफ रहता है कि कोई हमें ये ना कह दे, कोई हमें ये ना कह दे। ये शहर जो लाहौर है, लाशारी साहब से बेहतर कौन जानता है, हम सब जानते हैं, ये मेलों ठेलों का शहर था। किधर गए वो मेले? यहाँ के कोई मेला करके दिखाए मुझे। मैं तो कई बार कहता हूँ कि हुकूमत कोई भी है, वो पब्लिक को खोले। मैं आपको बताऊँ, परवेज मुशर्रफ के दौर में ये कुछ काम शुरू हुए थे और उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस था। सही। आप शायद जानते होंगे, वो उसमें कोई सोसाइटी में किसी ऐसी चीज की कोई बंदा, देखिए मजहबी तौर पे अपने तौर पे तमाम लोग अपने अपने मजहब की तमाम हर जो उसकी वैल्यूज है उनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही। उसके साथ रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं सोसाइटी की अपनी, उनको भी फॉलो करते हैं। ठीक हो गया। कोई शख्स उनकी उन हदूद से बाहर निकलने की बात नहीं करता, लेकिन आपने उन तमाम लोगों के लिए पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जो बाहर से आना चाहते हैं। ठीक हो गया। ये नहीं कि कोई आके बिल्डिंग दीवारें देख के वापस चला जाए और उसके रहने की जगह ना हो। वो एक इस्लामाबाद का वाकया हुआ था, अगरचे उसमें मीडिया के और कुछ हमारे सोशल मीडिया के कुछ लोग थे, वो जिस तरह उसको इंटरव्यू कर रहे थे कि तुमने ये किया है, तुमने वो किया। अच्छा, वो इंतहाई मज़ाका खेज था, पूरे मुल्क में उसका एक मजाक बना। और हम खुद भी शर्मिंदा इस बात पे हुए कि अगर ये हमारा नाम लेके या हम में से ये लोग हैं तो फिर हम कैसे हैं। तो ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं मिनिस्टर साहब से एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि उन्होंने कहा कि ये जो है ना जी, ये लग्जरी होती है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जहाँ जहाँ इसमें टूरिज्म में जो रुकावटें आती हैं उसमें 2 चीजें मैं मेजर समझता हूँ। एक सिक्योरिटी का इश्यूज और साथ फैसिलिटीज होती हैं। ठीक है। और दूसरा उसमें होता है कि महंगाई का एलिमेंट बहुत ज्यादा रोकता है। पूरी दुनिया का टूरिज्म इस वक्त अगर मुतासर हुआ है तो वो महंगाई की वजह से और कोरोना वगैरह की वजह से हुआ है। बिल्कुल सही। आप अपने लोगों को जहाँ फैसिलिटेट कर सकते हैं उनको वहाँ फैसिलिटेट करें। सही। आप उनके लिए क्लास डिफरेंट कर दें, आप बड़े लोगों से ज्यादा टिकट वसूल करें। बिल्कुल सही। और उनसे, और जो छोटा तबका है उसको आप परमिशन दें, वो एंजॉय करें। जितना वो एंजॉय करेंगे उतना वो वहां पे आएंगे। और बाकी तो हम सब जानते हैं। देखिए, मैंने बताया कि लाहौर शहर जो है ये सकाफत का गढ़ है। इसमें जो सारे प्रोग्राम्स होते थे, जो इवेंट्स यहाँ पे होते थे, उन सबको वापस ले आए। ये लाहौर शहर जीता जागता शहर आपको दोबारा से, अगरचे अब भी यहाँ पे जब इवेंट्स होते हैं, मैंने जिस इवेंट का भी शाही किले का हवाला दिया, मैं तो लाशारी साहब से कहने वाला था कि उस तरह के इवेंट्स आप वो महीने में 1, 2, 3, 4 इवेंट रखे वहाँ, उसका टिकट रखे, उसके लिए लोगों को बुलाएं। वो जितने ज्यादा वहाँ इवेंट होंगे उतनी ही ज्यादा मेरा ख्याल है कि शायद वो फेमस भी, पॉपुलर भी उस तरह होंगे। तो ये करने के लिए बेशुमार चीजें हैं। ये डर और खौफ जो है इससे हमें थोड़ा सा बाहर निकलना होगा, इस दायरे को थोड़ा तोड़े, इससे बाहर निकले तो फिर आपके लिए। और यहाँ पे कोई भी जो बंदा है ना, देखिए इस डर और खौफ ने हमारे अंदर मुनाफकत भी पैदा की। बिल्कुल सही। आपके लिए ड्रामे का पास को लेके जाएगा, आपसे म्यूजिक प्रोग्राम का पास लेके जाएगा, बड़ी मुश्किल से वो हासिल करता है। लेकिन जब वहां पे कोई परफॉर्म कर रहा होता है तो इसके सामने यूं ऐसे बैठे होते हैं सर पे पूरे दुपट्टे लेके कि जैसे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, इसकी एग्जांपल हमारे हमसाया ममालिक है उससे वो बेहतर तरीके से ली जा सकती है कि किस तरह से एक आज़ादी होनी चाहिए। यार साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। टिला जोगिया नेशनल पार्क और जो सॉल्ट रेंज पार्क्स है, ये भी कहा गया कि ये 6 जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज में शामिल है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि टिला जोगिया नेशनल पार्क और जो सॉल्ट रेंज है इसकी कौमी अहमियत क्या है और बेसिकली व्हाट इज दिस एक्चुअली। बिफोर आई कंटिन्यू जी, सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि अभी मैं यूनेस्को के मीट में 2 साल पहले गया था, जो शालीमार गार्डन्स पे उन्होंने उनको एंडेंजर्ड बिल्डिंग्स में डाला था। ठीक है। तो वहाँ भी यही बात हो रही थी कि आपने इन तारीखी मकामात पे फुटप्रिंट को कम रखना है।
اور اگر آپ ٹکٹ مہنگا رکھیں گے تو پھر ہی کام ہوگا نا. بالکل صحیح. اور اگر اس کو سستا رکھیں گے تو پھر تو فٹ پرنٹ بڑھے گا, اس سے آپ کی وہ خراب ہو جائیں گی چیزیں. ٹھیک ہے, تو اس ادروائز میں بالکل ایلیٹسٹ نہیں ہوں اور میں تو بالکل لیفٹ کا ماننے والا ہوں. لیکن یہ پوائنٹ جو ہے وہ اس لیے میں نہیں کر رہا تھا کہ میں خدا نخواستہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایک لاجیکل پوائنٹ جو ریزن ہے کہ کیوں کم ہونا چاہیے فٹ پرنٹ, اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا فٹ پرنٹ بڑھے گا چیزیں ضائع ہو جائیں گی, اور وہ ساتھ ساتھ تو پھر ملک کا ہی ہے نا. تو یہ چیز اس پوائنٹ آف ویو سے, اور انٹرنیشنلی بھی اس کو تھوڑا مہنگا رکھا جائے. صحیح ہے, بالکل صحیح. جو میکسیمم پرائس جو اس کی امپورٹنس سمجھتا ہے وہ تو آئے گا ہی نا, جس نے اس پہ خرچہ کرنا ہے, اور اس کی آمدنی جو ہے وہ پھر ان لوگوں کو جائے جو کہ اکانومی بوسٹ اپ ہو, غریب لوگوں کے بزنسز جو اس سے امپروو ہوں, ملک کی معاشی حالات بہتر ہوں. تو یہ کانسیپٹ ہے, اور میں آئی ایم ویری کلیئر آن اٹ. دوسری اب بات آپ نے کی سالٹ رینج کی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سالٹ رینج میں دو طرح کی آپ نے تاریخی اہمیت اس کی ہے, اور ٹلا جوگیاں کا ذکر تو آپ نے ہیر میں بھی شاید, اور اس کی ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے بھی. میں جب منسٹر تھا تو ہم نے انویژن کیا تھا, فواد چودھری صاحب بھی بڑے انٹرسٹڈ تھے کہ ٹلے کو ایک وہاں پہ یوگا کی کلاسز کرائی جائیں, اور اس طرح کی, کیونکہ لوگ وہاں پہ جاتے تو اصل میں اس لیے تھے پہلے. تو آپ نے ہر طریقے سے اس کو مارکیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو, اور نیشنل پارک بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں پہ کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جس سے اس کو اس کی وہ لینڈسکیپ میں چینج آئے یا اس کے انوائرمنٹ میں چینج آئے, کوئی ایسی کنسٹرکشن نہ ہو, کوئی مائننگ اس طرح کی نہ ہو جو افیکٹ کرے. آلدو مائننگ ہو رہی ہے, ابھی مائنرز نے کل بھی مجھ سے رابطہ کیا کہ جی یہ اس کو نیشنل پارک ڈکلیئر کیا تو مائننگ رک جائے گی. تو شاید کوئی ایسے پروٹوکول ضرور بنائے جانے چاہیے جس کی وجہ سے مائننگ سے جو نقصان ہو رہا ہے اس کی لکس کو وہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی نیشنل پارک بنانے کا بنیادی مقصد تو یہی پریزرویشن ہی مقصد ہوتا ہے, اور پھر اس میں جو پلانٹیشن کی جائے گی جو کہ ایک پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں, اور ہر طرف ان کا جتنے بڑے پیمانے پہ یہ کی گئی ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی, اور انٹرنیشنل ایکلیم بھی اس کو مل رہا ہے. تو انوائرمنٹلسٹ تو وہ ہیں ہی, اور وہ یہ چیزیں سب ایک دوسرے کے ساتھ بلینڈ ان کرتی ہیں کہ انوائرمنٹ بھی امپروو ہو, اس کی جو نیچرل لکس ہیں وہ بھی برقرار رہے ہیں, اور وہاں پہ پھر ٹورزم بھی, ایکو ٹورزم جس کو کہتے ہیں, وہ ہونا چاہیے. صحیح. اور اینی تھنگ اور پرٹیکولر آپ بات کر رہی تھی کچھ اور؟ تو جی میں نے بس اسی کی امپورٹنس ہی میں نے آپ سے پوچھی ہے کیا ہے نا, اور اس میں تھوڑا سا ایک اینڈ میں ایڈ کرتا جاؤں کہ جو ریلیجس سگنیفیکنس کی چیزیں ہیں ان کو بات انہوں نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کی کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہم اس کو نہیں بڑھا سکے, اور شاید ابھی بھی فوری طور پہ نہ بڑھا سکیں. پاکستان کا ایک پرابلم تو رہا ہے, اس میں کوئی کسی کا قصور نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ جی مکمل لاسٹ کسی گورنمنٹ کا قصور ہے تو ایسے نہیں ہے. جب سے افغان وار سے آنورڈز جو حالات تھے اس خطے میں اب وہ ٹھیک ہونے شروع ہوئے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں. بالکل صحیح. اچھا لاشاری صاحب, میں ایک چیز ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. پریویسلی ہماری ایک سکھ بردر سے ملاقات ہوئی, ہی از فرام امریکہ. انہوں نے کہا کہ یہاں پر جتنے بھی گردوارے ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں, بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی اصلی حالت میں برقرار نہیں رہے ہیں, اور یہ ایک ہمارے لیے ایک بڑا المیہ ہے. لیکن اس کی ذمہ دار ہماری گورنمنٹ کو ٹھہراتے نہیں ہیں. وہ اپنے جو ریلیجیس لوگ ہیں ان کو وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. وہ دوسرے ممالک سے وہ اس کے نام پہ فنڈز اکٹھا کرتے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ جتنا یہ باریکی کا کام ہے اس پہ تو پیسہ بھی لگتا ہے اور ٹائم بھی لگتا ہے, لیکن وہ اسی پیسے کو لگا کے دکھانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو اور پیسہ لینا چاہتے ہیں. تو سر اس مسئلے کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے اور پھر سارٹ آؤٹ کیا جائے؟ دیکھیے بڑے زمانے بعد ایک خوش آئند بات یہ ہوئی ہے, ورنہ تو مائنورٹیز کا جو اس ملک میں حال رہا ہے جی بالکل سب کے سامنے میں کوئی زیادہ سپورٹ نہیں کر سکتا, لیکن کرتارپور از اے ویری گڈ ایگزامپل کہ ہم نے بیریئر کو ریموو کیا. اپنے مینٹل بیریئر پہلے ریموو کرنا پڑتا ہے اور پھر فزیکل بھی ہوتا ہے, اور اس سے دیکھیے کتنی ایک ہائپ کریٹ ہوئی اور ایک خوش آئند بات ہوئی, اور خاص طور پہ سکھ کمیونٹی میں ہماری بڑی واویلا ہوئی. اب we all know کہ سکھ آئی تھنک فورن ٹورزم کا اگر پاکستان نے گڑھ بننا ہے تو اس کی پہلا زینہ جو ہے وہ سکھ ٹورزم ہے, اور دوسرا جو ہے وہ بدھسٹ ٹورزم ہے. بالکل صحیح. اور یہ دونوں ہمارے ایک لحاظ سے کیپٹیو ٹورسٹ ہیں, وہ اویلیبل ہیں, وہ جا ہی نہیں سکتے اور کہیں, ان کو آنا ہی آنا ہے, ان کا مکہ مدینہ ادھر ہے. سو اس کو اگر ہم تھوڑا بہتر کر لیں, ٹھیک کر لیں, اور یہ
जो कुछ वो खुद भी फंडिंग करने के लिए तैयार हैं, जी, जी। हमारे महकमों में उनके साथ एक क्रेडिबिलिटी डेवलप हो जाए तो बहुत सारे गुरुद्वारे जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। और अभी भी आप देखिए बादशाही मस्जिद के साथ जो इनका गुरुद्वारा है वो मौजूद है, जहाँ गुरु अर्जन सिंह और फिर रंजीत सिंह की माड़ी, तो जन्म स्थान जो है जी, जी। अमरदास का जो चौथे गुरु थे वो भी महफूज और बड़ा अच्छी हालत में है। कुछ जगह सिखों की बड़ी अच्छी हालत में भी है, पंजा साहब ले लीजिए और जगह, लेकिन चूंकि सिखों का इतना स्प्रेड रहा है और बहुत सारी जगह अभी बुरी हालत में भी हैं, लेकिन ये इसमें बहुत पोटेंशियल है और हमारी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, हमारी दुनिया से कनेक्शन भी हो जाएगी, क्योंकि सिख दुनिया में फैले हुए हैं, वो आएंगे, स्पेंड करेंगे, होटल्स डेवलप होंगे। सो आई थिंक वी मस्ट कनेक्ट विद द सिख टूरिज्म एंड देन द बुद्धिस्ट टूरिज्म, चूँकि ये जो एरिया है चाइना और दूसरे हमारे ममालिक थाईलैंड वगैरह और जो जापान का बड़ा इंटरेस्ट है, तो बाकी अभी वेस्ट को हम जरा भूल जाएं और पीछे रखें। इन दो जो कम्युनिटीज़ को अगर हम और दे बोथ कैन गेट कनेक्टेड वेरी स्ट्रांगली। एग्जैक्टली। अच्छा खालिद साहब, एक और बड़ी अहम बात, जैसे जो कला नंदना पे अभी हमारी बात हो रही है, वज़ीर आज़म साहब ने उसके ऊपर अब तवज्जो भी दी है, हेरिटेज ट्रेल भी उसका इफ्तिताह भी हो गया, काम भी शुरू हो गया। सर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए हैं और उनको एक्सप्लोर करना और फिर उनके ऊपर काम करना, सर ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, क्योंकि अभी हमें खुद भी नहीं पता कि यहाँ पर और क्या क्या है, इसकी खुदाई करना और फिर पहले पता होना कि यहाँ पर भी कुछ हो भी सकता है। तो सर इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जाहिर है ये काम होगा तो फिर ही बाकी आगे इसको चलाया जाएगा। देखिए आपकी बात दुरुस्त है, ये किला नंदना के बारे में कितने लोग जानते थे? बिल्कुल, कहते वहाँ के जो चरवाहे हैं बस उन्हीं को पता, उनके पास स्टोरीज थी। हमें बिल्कुल नहीं पता था, बहुत कम, कोई रेयर ही होगा जिसको शायद उसके बारे में पता हो या उसकी हिस्ट्री के बारे में जानता हो। लेकिन जब आप किसी इस सब्जेक्ट में डीपली जाएंगे तो आपको ये मालूम होगा कि कोई एक ऐसा इलाका नहीं है। जी जी। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि ये पुरानी जो इंतहाई पुरानी तहजीबें हैं, जीती जागती जो अपने वक्त की तहजीबें थी, आप चारसदा को देखें, टेक्सला को देखें, पेशावर को देखें, ये सारे इलाके क्या हैं। मैं अभी उसकी तरफ तो बाद की बात है कि आप मजीद एक्सप्लोर करें, नई चीजें निकालें। मैं कहता हूँ जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में है उसकी बुकलेट्स तैयार हों, उसको रेडियो, टीवी, मीडिया, जहां जहां आप कर सकते हैं उस पे आप करें। अपनी एयरवेज जो हैं वहां पे आप करें। जितना आप उसको पब्लिक के सामने लेके आएंगे, अवेयरनेस इसमें एक बड़ी रुकावट है। देखिए आप जब लोगों को पता ही नहीं होगा, आप यहाँ बैठे होते हैं, आप सोचते हैं कि आपको किसी जगह पे जाना है, आप लाहौर शहर के इर्द गिर्द ही अगर कहीं किसी जगह पे अगर जाना चाहें, छुट्टी का दिन आप गुजारना चाहें, तो आपको 10-20 स्पॉट जरूर मिल जाएंगे जहाँ आप जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि बेशुमार लोगों को पता नहीं होता, इसलिए वो जा नहीं पाते। सॉरी जी प्लीज। पता के अलावा भी इशू है जी, मजाज का इशू है। हमारे लोगों में अपनी हिस्ट्री से जुड़ने का कोई ज्यादा शाऊर और शौक नहीं है। खाबे खा लेने या जाके घूम फिर आना माल रोड पे और मरी में टूरिज्म यही समझा जाता है। तहकीक, समझ, कोई जानना, ये नंदना फोर्ट क्या चीज़ है, पोठवार क्या है, चिराग तले अंधेरा है। लाहौर में रहते हुए बेशुमार लोगों को पता ही नहीं है कि 24 झीलें हैं इधर चकवाल में और ये फोर्ट्स हैं। और so unless we take interest in our history, or in traveling also, not traveling just to Nathia Gali and to Murray, but to remote areas, ये बच्चों में और हमारे स्कूल कॉलेजेस में और हमारे लोगों में, सॉरी मैंने भी लेकिन वो इंफॉर्मेशन होगी भी तो उनमें जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा। so we have to become tourists ourselves first। बिल्कुल सही। नहीं, वो उसकी वजह से देखिए बड़ी अच्छी आपने बात की। बेसिकली ये जमालियाती ज़ौक़ की बात है कि आप में कितना है, और ये आप चीज़ें जो है बच्चों में और जनरेशंस में पैदा करते हैं। सही। जब तक आप इन चीज़ों से हटे रहते हैं, रिजिड हो जाते हैं, कदामत परस्त हो जाते हैं। कदामत परस्ती भी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन अगर आप कदामत परस्त इस तरह के हों जहाँ पे आपकी तंग नजरी जो है वो आप पे गालिब आ जाए, उसके बाद फिर आपके लिए कोई जगह नहीं रह जाती। देखिए ना, फिर जो बात है ना अपनी तहजीब से जुड़े रहने की, अपनी जुबान से जुड़े रहने की, अपने लिबास से जुड़े रहने की,
آپ یہاں تہمت جو لوگ دھوتی جسے ہم کہتے ہیں باندھتے ہیں، بالکل وہ باندھنا ایک بڑا پراؤڈ کی کبھی بات تھی. آج کتنے لوگ ہیں جو اس میں جاتے ہیں, آپ اس کو آپ نے متروک کیوں کر دیا, آپ نے پگڑی کو متروک کیوں کر دیا, آپ پنجابی بولتے ہوئے شرماتے کیوں ہیں, کس چیز کو آپ, کس چیز پہ آپ کو پریشانی ہے یا پشیمانی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اپنی جو سلیبس کی بکس ہیں اس میں بتانی پڑے گی. میں منسٹر صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ گورنمنٹ کو یہ پرپوزل دیں کہ آپ کی جو شروع کی کلاسز جو ہیں, بالکل میں اسی لیے بات کروں, یہ فائدہ بھی بیسیکلی یہ ہو جاتا ہے نا, آپ کی جو شروع کی بکس ہیں اس پہ آپ بچوں کے لیے ایک چیپٹر رکھیں جس پہ پاکستان کے جو ٹورسٹ کی جو جگہیں ہیں ان کی آپ لسٹ دے دیں کہ یہ 15 20 30, اور اس چھوٹی ایج میں جن بچوں کو ایک بار پتہ چل جائے گا بس وہ تو ساری زندگی اس کو نہیں بھولیں گے. تو یہ ہے, اور ساتھ ہی اخلاقیات کا ایک سبجیکٹ جو ہے جو بنیادی طور پہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ پہ جانا ہے, بعد میں آگاہی پروگرام منعقد کرنے کی بجائے بیس سے شروع کریں. اس وقت کہ آپ نے صفائی کس طرح سے رکھنی ہے, آپ نے اس جگہ کی عزت اور رسپیکٹ کس طرح سے کرنی ہے. یہ جب آپ ساری چیزیں کریں گے تو وہ کھاپے ٹاپے جو ہے اس سے تھوڑا سا بندہ خود ہی باہر آ جاتا ہے, پھر وہ مہذب اور طرح کا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس بارے میں جتنی ہم بحث بھی کر رہے ہیں, جتنی ہم باتیں بھی کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں اس کا رزلٹ جو ہے کچھ نہ کچھ کسی حد تک صحیح, 5% صحیح, 10% صحیح, کچھ عرصے میں صحیح, مطلب ایک دم آپ کچھ چیزیں نہیں کر سکتے, آپ اتنا عرصہ اپنی عادتیں بگاڑنے میں لگا دیتے ہیں تو کچھ عرصہ آپ کو چاہیے ان کو سدھارنے میں بھی. تو اس کے لیے جسٹ ویٹ اور اس کا انتظار کریں, لیکن کام ضرور کرنا. سلیبس میں تو جی پلیز 2 کامنٹس دوں گا جی. ایک تو شعر یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا تہذیب یہاں پہ, اور تو اکنامک حالات ہیں, مفلسی کہتے ہیں حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, تہذیب بھوک کی چھاؤں میں نہیں پل سکتی. بالکل صحیح. تو بات یہ ہے کہ جب اکنامکلی لوگ سٹرانگ ہوں گے تو پھر ایسے ایسے یہ چیزیں خود بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. صحیح. کیونکہ ایک بہرحال ایک بڑا اس پورے علاقے میں بڑا لمبا عرصہ غلامی کی ہے لوگوں نے, اور اب پاکستان کو آزاد ہوئے 70 سال ہوئے ہیں, لوگوں اکانومک حالات 70s کے بعد بہتر ہونے کی. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ لا بنانا اور پھر انفورس کرنا اس کو یہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے؟ یہ جو انہوں نے دوسری ٹیکسٹ بکس کی بات کی کہ مجھے یاد ہے اردو کی جو کتاب تھی اور اس میں کاغان کا سفر ایک تھا, میں نے پہلی دفعہ سیف الملوک کے بارے میں پڑھا جونیئر اسکول میں, کہیں جو پنجاب ٹیکسٹ بک کی کتاب تھا پڑھا تھا. تو میں جب کاغان ایونچولی گیا بڑا لیٹ, تو وہاں پہ یہ جو لاشاری صاحب نے فرمایا ہے کہ کھوکستان جو ہے وہ نظر آیا مجھے سیف الملوک پہ جا کے. تو وہ جو میں بات پہلے کی تھی کہ فٹ پرنٹ بڑھائیں گے اور بغیر پلاننگ کے تو جو قدرتی حسن ہے تباہ ہو جائے گا. جس طرح ایک اچھے خوبصورت چہرے پہ آپ فضول میک اپ کر دیں تو اس چہرہ ہی بگڑ جاتا ہے. بڑی ریلیونٹ ایگزامپل. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ صحیح اس سے امپروومنٹ ہو جو ہم کرتے ہیں. اب سوئٹزرلینڈ میں بڑا کلوزلی اسٹڈی کیا کہ کیوں زیادہ خوبصورت لگتا ہے. آلدو پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے, اس سے شاید زیادہ خوبصورت ہے, لیکن ڈفرینس کیا ہے کہ وہاں پہ جو ولیجز سوئٹزرلینڈ میں آپ دیکھتے ہیں ان کا جو اسٹائل جس طرح انہوں نے پلاننگ سے وہ بنائے ہیں, چاہے وہ چھوٹا 2 کمرے کا بھی مکان ہے تو اس میں ایک ایستھیٹک ایلیمنٹ نظر آتا ہے. اور وہ لیکن پھر ملیشیا میں جو میں پہلے نوٹ کیا تھا کہ انہوں نے انفورس کیا کہ آپ نے نیا گھر بنانا ہے تو اس کے اوپر آپ سیرامک ٹائل نہیں لگا دیں گے مری میں. تو یہاں پہ تو آپ نے نتھیا گلی میں نوٹ کیا ہے, اور میں نے ریسنٹلی جو کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں اسپیشلی مری میں تو لوگ سیرامک ٹائلز لگا دیتے ہیں گھر کے باہر, جو کہ ایک عجیب و غریب چیز ہے, اتنی بدنما لگتی ہے وہ. تو یہ چیزیں جو ڈیولپمنٹ پیچھے بڑا اچھا کے پی کے کی جو پریویس گورنمنٹ تھی, بڑا ایک احساس ہوا نتھیا گلی میں انٹر ہو کے کہ انہوں نے وہ ایک ٹچ آف کلاس دینے کی کوشش کی, بازار کو تھوڑا اس کو فیس لفٹ کیا, جس طرح یہ لاشاری صاحب نے مال کو کیا تھا, لاہور مال روڈ کو ایک زمانے میں. تو مال روڈ پہ اتنی خوبصورت بلڈنگز ہیں لیکن اس پہ عجیب و غریب بورڈز لگ گئے ہیں, پھر ایک سٹائل کے بورڈ لگائے گئے, لائٹنگ کی گئی, وہ پھر جب رجیم چینج ہوئی یا جو بھی بعد میں اس کو کنٹینیو نہیں کیا. ہمارے یہاں پہ ملتان روڈ سے لاہور کے انٹرنس ایک بنائی گئی, میں تھوڑے دن پہلے وہاں سے گزرا ہوں, میں نے دیکھا ایک جگہ پہ اس سپاٹ پہ جہاں پہ وہ انٹرنس بنی ہے, روڈ ایک طرف سے زیادہ کھلی ہے, دوسری طرف تھوڑی تنگ ہے. وہ جو گیٹ ہے وہ ایک چھوٹا ایک بڑا, آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جو وہاں پہ انجینئر بیٹھے تھے, آرکیٹیکٹ بیٹھے تھے, ڈیزائنر بیٹھے تھے, ہیڈ آفس بھی وہی ہے, خوش آمدید آپ کو نیب سے ہوتی ہے, اور وہاں سے اور وہاں پہ آپ نے اس کی ڈیزائننگ میں کیا کمال کر لیا آپ نے. اگر کوئی مغل بادشاہ کا دور ہوتا تو پھانسی لگا دیتا. چلے سر آپ سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کمنٹس لے لوں. سر اگر ہم 2019 کی بات کرتے ہیں, کوئی 20 کو ہم اس لیے اگنور کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ظاہر ہے کووڈ آ گیا, تو وہ تو بالکل ہی ایک ڈفرینٹ ایئر رہا ہے نا ہمارے لیے. سر جو ریونیو ہمیں حاصل ہوا ٹورزم سے $948 ملین,
और 2018 की अगर हम बात करते हैं तो $845 मिलियन था। सर ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है एक, और वज़ीर आज़म साहब का एक गोल है कि 2025 में ये $1 ट्रिलियन हो जाएगा। सर क्या ज़रूरत है यहाँ पर ताकि इस गोल को अचीव किया जा सके? मेनली कुछ पॉइंट्स जो आपके माइंड में हो। देखिए एक एंगल तो यही है, आप इकोनॉमी के एंगल से देखते हैं और बड़ी अच्छा पॉइंट है, लेकिन हमें आई थिंक क्वांटिटी तो बढ़ रही है अब टूरिज्म की, ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत टेंटेजेस का निरान के पास एक पूरा खैमों की मैंने तस्वीर देखी, मेरे भाई ने दिखाई तो मैं कहता ये कहाँ है, मैंने समझा ये मिना का ये तस्वीर है। यकीन करें वो इस तरह था, हज़ारों की तादाद में ये तंबू लगे हुए हैं। सो रहने की जगह नहीं, लेकिन लोग जाते हैं। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी, द क्वेश्चन इज ऑफ क्वालिटी, जो कि यासिर साहब भी अपनी गुफ्तगू में बार बार कहना चाह रहे हैं और कहा है इन्होंने, वो ये है कि क्वालिटी लाना टूरिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ नंबर्स के एंगल से देखते रहेंगे, अच्छा भी इतने फंसे हुए हैं गाड़ियों में, 2-2 दिन रास्ता नहीं और खाने पीने की चीज़ नहीं, रहने की जगह नहीं, तो लेकिन लोग बेतहाशा गए हैं जी, तो ये कोई बहुत ज़्यादा फखरिया बात नहीं है। बिल्कुल सही है। सो लोगों को कैसे आपने मुनज़्ज़म करना है, कंट्रोल करना है। हर जगह की ये कैपेसिटी होती है, हम ये स्टूडियो में बैठे हैं, अभी 4 लोग तो शायद अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये आप 40 लोग बैठा दे तो या 400 कर दें, उसका क्या हाल होगा। सो वी हैव टू बैलेंस इट, और नेचर के साथ ख़ास तौर पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नेचर की इतनी सेंसिटिविटी होती है। मैं एक दफ़ा नैयर अली दादा साहब को जब ले गया कुछ दिखाने के लिए सैदपुर, उन्होंने कहा योर अप्रोच शुड बी मिनिमल। सही, ऐसे लगे जैसे आपने कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। तो सो नेचर को ख़राब करना या अजीब अजीब फॉर्म और शेप ले आनी, लोग कोठियां बना लेते हैं जाके नथिया गली में, भाई फिर आप अपने गुलबर्ग में रहें, DHA में रहें, वह कॉटेजेस बनाएं, उसकी कोई एक मर्ज इट विद द सेम पहाड़ी। तो ये सो आई वुड से कि वो जो ठीक है इकोनॉमी में बहुत इजाफा हो रहा है, बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन व्हेन वी विल बट इट विल बी सस्टेनेबल ओनली अगर हम उसकी क्वालिटी को, उसकी फॉर्म और शेप और उसके एनवायरनमेंट को ठीक रखेंगे तो वरना 2-4 साल बहुत पैसे आएंगे, फिर हमें मुश्किल हो जाएगी। खालिद साहब, लास्ट पॉइंट एम्प्लॉयमेंट बड़ा ज़रूरी एक एलिमेंट है इसमें, जो वज़ीर आज़म साहब ने भी डिस्कस किया कि अगर हम इस इलाके की भी बात करते हैं जिसमें वो मौजूद थे, यहाँ पर भी इसके ऊपर काम होता है तो यहाँ के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो सर एम्प्लॉयमेंट के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है टूरिज्म? बिल्कुल ठीक है प्राइम मिनिस्टर ने, जाहिर है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को जहाँ जहाँ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी जहाँ लोग बाहर से जाएंगे, कोई मिसाल के तौर पर सर्विसेज वहाँ पर मिलती है लोगों को, तो वो वहाँ पे जो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं उनको वहीं पे रोज़गार के मौके मिलेंगे, और रोज़गार जो है वो किसी एक सिमत में नहीं होता, बेशुमार उसके रास्ते होते हैं। तो जितनी आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं उसका उतना ही फ़ायदा होता है, और मैं इस बात में कोई शक नहीं महसूस करता कि अगर आप इस तरह से काम करें। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि एक गवर्नमेंट की पॉलिसी, इस गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो अगली गवर्नमेंट भी बेशक इन्हीं की हो या कोई और हो, उस पॉलिसी को उस पर जारी रखना चाहिए। जब आप पॉलिसियाँ ख़त्म कर देते हैं, पिछली गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है उसको आप ख़त्म कर देते हैं, नई ले आते हैं और फिर समझते हैं कि सारा कुछ पहले गलत हो रहा था, अब ठीक हो रहा है, मुस्तकबिल वाले सोचे। जब तक तसलसल नहीं होगा उस वक्त तक आप इन मामलात को लेके आगे नहीं बढ़ सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने बार बार इस बात के बारे में कहा है कि जो हमारा एक मुख्तर एक पीरियड होता है 5 साल का, उसमें कई काम नहीं हो पाते, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप कौमी जिम्मेदारी के एहसास के साथ ये चीजें लेंगे, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे आते हैं तो वो रिप्लेस करते हैं, उस ओहदे को रिप्लेस करते हैं, तो फिर वो तब्दीली वाली वो बात नहीं होती। काम जिम्मेदारी से करें। ये जो जिस तरह के ये आपने जो किला नंदियाना या इस तरह की जो जगह है, वहाँ बड़े दूर दराज के एरियाज हैं, वहाँ के लोगों का बाहर लोगों से इंटरेक्शन होगा, वो बाहर निकलेंगे, रोड्स बनेगी, रोजगार के लिए वो बड़े शहरों की तरफ जाएंगे, तो वहाँ भी रोजगार के मौके पैदा होंगे। मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल। यासिर साहब, जाते जाते आप अपना कोई मैसेज देना चाहें स्पेशली आवाम को? आवाम को मैं एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि जो ये मुल्क है, इसको जिस तरह अपने घर को अपना समझते हैं, मुल्क की हर टूरिज्म का जो एसेट है उसको अपना समझें। जिस तरह अपने घर को साफ रखते हैं, इसी तरह उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को भी साफ रखें। आपको तकलीफ होनी चाहिए कागज़ पड़ा देख के। तो आप अगर किसी ट्रेल पे वॉक कर रहे हैं और आपको कोई ट्रैश नज़र आता है तो उसको उठा के गार्बेज कैन में फेंके। जब तक एक पाकिस्तानी को ये एहसास नहीं होगा ये पूरा मुल्क ही हमारा घर है, तब तक
मेरा ख्याल है कि कोई फ़ायदा नहीं है टूरिज्म बढ़ाने बिल्कुल सही है कि जितने भी स्पॉट्स हम डिस्कवर कर लें, जितनी भी जगह हम दरियाफ्त कर लें, उनको भी तामीर नौ कर लें, ज़रूरत ये है कि आवाम की जो आगाही है, आवाम की जो तरबियत है वो कैसी है। बहुत शुक्रिया, मैं अपने तमाम मेहमानों का, राजा यासिर हमायूं साहब बहुत शुक्रिया आपका, कामरान लशारी साहब आपने प्रोग्राम डिस्कशन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया, खालिद फारूकी साहब बहुत शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू बड़ी सेर हासिल रही है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।